आज के जो मेन सेक्टर हम स्टडी करने वाले हैं वो है ट्रांसफॉर्मर सेक्टर, राइट। अभी आप सबको लगेगा कि यार ये सेक्टर कैसे हो गया, ये तो एक प्रोडक्ट है ना कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, पावर इंफ्रा में यूज होता है, राइट। ये पूरा सेक्टर कैसे हो गया। पर आप एक बात समझो कि बहुत बार क्या होता है पता है, कि जो सही पैसा जो बनता है ना, जो वेल्थ क्रिएट होती है, वो वेल्थ बड़ी थीम से भी ज्यादा छोटी छोटी थीम में होती है। जैसे कोई बड़ी थीम, आप कोई भी बड़ी थीम ले लो, मान लो कि आप कोई भी एक ऑटो सेक्टर ले लो, या आप मान लो कि कोई भी ऐसा सेक्टर ले लो कि जो एकदम बड़ा सेक्टर है, पर उसके अंदर के कोई छोटे छोटे पार्ट्स है, छोटे छोटी थीम है, अगर वो ग्रो करेंगे तो वहां पर आपको मल्टीपेगर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ट्रांसफॉर्मर भी एक ऐसा है जो पूरे पावर इंफ्रा का एक छोटा सा पार्ट है। अगर पावर इंफ्रा की बात करूं तो कहीं पर पावर जनरेट होता होगा, कहीं पर थर्मल पावर प्लांट होंगे, कहीं पर हाइड्रो पावर प्लांट होंगे, कहीं पर पिछले कुछ सालों से जो बहुत प्रचलित है वो सोलार पावर प्लांट होंगे, विंड फार्म होंगे। वहां पर पावर जनरेट होता होगा, वो पावर वहां से हमारे घर तक पहुंचता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, राइट। जो आप रोड पे बहुत हाई वोल्टेज के केबल्स देखते हो, जो आप बहुत बड़े जो पिलर्स देखते हो, जो खंभे देखते हो पावर्स के, राइट। और साथ ही साथ में आप जैसे आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये एक पावर ग्रिड है, एक सब स्टेशन है, राइट। ऐसा भी आपने हाईवे पे बहुत देखा होगा। ये पूरा एक पावर इंफ्रा है। तो ट्रांसफॉर्मर एक उसका छोटा सा हिस्सा है, पर कैसे ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स के अंदर पिछले कुछ सालों में बहुत एक बड़ा बुल रन देखने को मिला था, उसके ऊपर भी थोड़ा नजर दौड़ाएंगे। ट्रांसफॉर्मर एज अ प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। एक लेवल से ज्यादा टेक्निकली डेप्थ में नहीं जाएंगे, पर जितना हो सके उतना आसान करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, राइट। आपको स्क्रीन पे जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है एक ट्रांसफॉर्मर है। ऐसे अलग अलग तरीके के डिजाइन के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, सबका बेसिक काम एक ही है कि वोल्टेज को कम या ज्यादा करना। ओके, आपके घर में जो वोल्टेज आते हैं, आपके जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे 220 के आसपास वोल्टेज कंज्यूम करते होंगे, राइट। पर जो बाहर से जो वोल्टेज आते हैं, राइट, मान लो कि शहर के बाहर कहीं पर पावर प्लांट है और वहां से बहुत ही हाई वोल्टेज केबल लाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आपके शहर तक पहुंचाई जाती है, और आपके शहर के पावर ग्रिड से, सब स्टेशन से आपके घरों तक बिजली पहुंचाई जाती है। तो उतना हाई वोल्टेज वाले पावर हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस झेल नहीं पाएंगे, राइट, क्योंकि वो बने ही नहीं है। वो बने हैं एकदम लो वोल्टेज के ऊपर काम करने के लिए। तो चीजें क्या करनी होती है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करना पड़ता है, लोअर करना पड़ता है। काफी बार क्या होता है कि पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसका एक जो फिक्स वोल्टेज होता है, उसको अगर मुझे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर किसी शहर तक पहुंचाना है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे वो वोल्टेज को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने वोल्टेज को अप नहीं किया तो वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक प्रॉपरली नहीं पहुंचेगी, पावर लॉस हो जाएगा। क्योंकि लॉस होते होते पहुंचेगी तो जितना मैंने यहां से प्रॉपर भेजा है वो प्रॉपरली शहरों तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए वहां जो ट्रांसफॉर्मर का काम होता है वो होता है वोल्टेज को बढ़ा देना, उसका एक तरीके से ताकत बढ़ा देना, ठीक है। तो आप इसको एकदम सिंपल भाषा में समझो कि ट्रांसफॉर्मर ऐसी सब जगह पर यूज होगा कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वहां से जहां जहां भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, जहां जहां तक पहुंचाई जाएगी, सब जगह पर ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है। सबसे पहली लाइन में लिखा है कि ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो वोल्टेज को ज्यादा या कम करता है, ठीक है, ताकि सप्लाई सेफ और एफिशिएंट हो। ऐसा नहीं कि मैंने यहां से एक सर्टेन अमाउंट रिले किया है, ट्रांसमिट किया है, तो मुझे जहां पर पहुंचाना है वहां पर एटलीस्ट थोड़ा तो लॉस होगा, थोड़ा तो लॉस होगा। वेदर की वजह से ट्रांसमिशन में हीट जनरेट होगी, थोड़ा तो लॉस होगा ही, राइट। पर थोड़ा लॉस होने के बाद भी एटलीस्ट एक अच्छी खासी अमाउंट मेरे एंड पॉइंट तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल लॉस हो जाए। तो ट्रांसफॉर्मर ये काम करता है, दूर दूर तक बिजली को पहुंचाता है कम लॉस के साथ। और आप सिर्फ इमेजिन करो कि जहां जहां भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है वहां वहां ट्रांसफॉर्मर लगता ही लगता है। ये जो डब्बा आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है एक तरीके का ट्रांसफॉर्मर है, और आपने अपने घर के आसपास भी, आपके मोहल्ले में भी ऐसे ट्रांसफॉर्मर देखे होंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं कि कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। तो जो वाइडली यूज होते हैं ना ट्रांसफॉर्मर, दो तरीके के ट्रांसफॉर्मर तो बहुत वाइडली यूज होते हैं। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मर होता है पावर ट्रांसफॉर्मर। पावर ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि आज मान लो कोई भी एक पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, जहां पर कोयला जलाया जाता है और कोयले की गर्मी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, टरबाइन घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहां से
थर्मल पावर प्लांट शहरों के अंदर तो नहीं होगा, वो शहरों के बाहर होगा कहीं पर, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी को शहरों के अंदर लाना पड़ता है और उसके लिए बहुत हाई वोल्टेज केबल लाइन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर पावर को अप करना पड़ता है, वहां पर जो ट्रांसफार्मर लगते हैं वो पावर ट्रांसफार्मर लगते हैं। तो मेनली बहुत हाई वोल्टेज वाले पावर के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करते हैं, जहां पर एक लॉन्ग डिस्टेंस पर पावर सप्लाई करी जाती है, वहां पर पावर ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। अभी सेम बात की यही पावर, यही इलेक्ट्रिसिटी जब हमारे शहरों के नजदीक आ जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि थर्मल प्लांट से सीधा हमारे घर तक वायर्स केबल्स लगे हैं, ऐसा नहीं होगा, राइट। वो पहले शहरों के आसपास कहीं पर पावर ग्रिड होगा, एक सब स्टेशन होगा, तो वहां पर लाई जाएगी, वहां पर उसके वोल्टेज डाउन करे जाएंगे, तो इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और वहां से फिर छोटे छोटे ट्रांसफार्मर के थ्रू अलग अलग शहरों के एरिया में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाएगी, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर, जो आपकी स्क्रीन में राइट हैंड साइड में दिख रहा है। तो दो ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जितनी भी ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनीज है सबसे ज्यादा यही दो ट्रांसफार्मर बनाती है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा इसका होता है और सबसे ज्यादा जरूरत भी इसकी होती है, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर जो होता है, जैसे हमने बात करी, वोल्टेज को बढ़ाकर या घटाकर इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंटली ट्रांसमिट करता है ताकि प्रॉपरली कोई लॉस ना हो और हमें जहां तक पहुंचाना है वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाए। और डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर होता है, जो छोटे एरिया में होता है। मान लो कि मैंने मेरे एरिया में एक ट्रांसफार्मर लगाया है, तो वो जहां से मेन सप्लाई होगी सब स्टेशन से वहां तक इलेक्ट्रिसिटी आएगी और वहां से मेरे एरिया में जहां पर जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी, राइट। तो ये लोकल एरिया में ट्रांसफार्मर लगते हैं। तो आप ओवरऑल इससे एक इमेजिन करने की कोशिश करो कि सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर कौन से बनते होंगे, तो उसका जवाब है डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा बनते हैं क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पावर ट्रांसफार्मर की जरूरत मेनली कहां पर होती है कि पावर प्लांट से बहुत हाई वोल्टेज वाले पावर शहरों तक पहुंचाना, पर उसके बाद शहरों के अलग अलग इलाके में इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर्स की जरूरत पड़ती है। तो मेन ट्रांसफार्मर सेगमेंट में ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा बनता है और सबसे ज्यादा बिकता है। ठीक है, जहां पर स्क्रीन में लिखा है कि लोकल एरियाज में स्मूथली पावर सप्लाई के लिए डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। अभी एक और टाइप है, अभी देखो जितनी भी इंडस्ट्रीज है, मैं आपको नीचे 2 स्लाइड नीचे ले जाता हूं। देखो ट्रांसफार्मर का यूसेज जो है ना एवरी इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि एवरी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। एवरी इंडस्ट्री में कहीं पर थोड़ी कम पड़ेगी, कहीं पर ज्यादा पड़ेगी, कहीं पर बहुत हाई वोल्टेज चाहिए, कहीं पर लो वोल्टेज चाहिए, पर कोई भी इंडस्ट्री में जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है मेनली, राइट, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। और जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है वहां पर ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आपकी स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है, तो ये एकदम यूसेज के हिसाब से प्रॉपर लिखा है कि सबसे ज्यादा यूज होता है ट्रांसफार्मर का डिस्ट्रीब्यूशन में पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। उसके अलावा मेटल प्रोसेसिंग, मान लो कि मैंने जमीन से खुदाई करके आयरन के पत्थर निकाल लिए, पर उसमें से मुझे स्टील बनाना है, तो उसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर चाहिए, करीबन 1500 डिग्री सेल्सियस तक मेरा टेम्परेचर जाना चाहिए, तब जाके वो पत्थर पिघलेंगे और उसमें से आखिर में स्टील बनेगा, राइट। तो यहाँ पर स्पेशल तरीके के ट्रांसफार्मर यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर पावर के फ्लक्चुएशन, वोल्टेज कभी कम ज्यादा करना, तो उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर डिजाइन होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं मेरे एरिया में जो ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूं वही मैं एक स्टील बनाने वाली कंपनी को दे दूंगा तो अपना उसका काम हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांसफार्मर की डिजाइन, उनकी कैपेबिलिटी चेंज होती रहती है। ये पूरा सेगमेंट ट्रांसफार्मर का ही है, पर जैसे जैसे एप्लीकेशन होगा ऐसे ऐसे उनका डिजाइन बदलता रहेगा। तो फर्नेस ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जहां पर भी मेटल के साथ काम होता है, मेटल को बहुत हाई टेम्परेचर में गर्म करके उसमें से अगर कोई प्रोडक्ट को बनाना है तो वहां पर फर्नेस ट्रांसफार्मर लगता है। वो स्पेशली डिजाइंड होता है कि जहां पर बहुत हाई टेम्परेचर तक ले जाना होता है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, तो वहां पर वोल्टेज भी प्रॉपर एडजस्ट करने पड़ता है, तो यहाँ पर फर्नेस ट्रांसफार्मर यूज होता है। सिमिलरली ये पूरे पावर इंफ्रा में एक और प्रोडक्ट यूज होती है जो ये ट्रांसफार्मर सेगमेंट का ही एक पार्ट है, और थोड़ी देर बाद जो कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे मेनली, वो कंपनी भी ये प्रोडक्ट बनाती है।
जिसका नाम है शंट रिएक्टर्स। ओके, अभी नाम इतना डिफिकल्ट है पर काम आप बहुत आसानी से समझो तो मैंने एकदम सिंपल एग्जांपल लेके आपको बताया है कि आप समझो कि एक पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, एक पानी की टंकी है और पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी मान लो कि पानी की जो सप्लाई है वो कम हो रही है, पानी की जो टंकी है वहां से पानी की सप्लाई कम हो रही है, कहीं पर मान लो कि कोई ब्लॉकेज आ गया, राइट, तो पानी का जो टैंक है वहां पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि आगे पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, आगे पास नहीं हो रहा है पानी, राइट। तो शंट रिएक्टर क्या करता है कि सेम चीज पावर इंफ्रा में करता है कि कहीं पर मान लो कि बहुत हाई वोल्टेज हो गए केबल लाइन में और आगे उतने हाई वोल्टेज नहीं है, तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा, तो शंट रिएक्टर्स क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होता है, एक्स्ट्रा जो प्रेशर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये भी पावर इंफ्रा में बहुत ही जरूरत वाली प्रोडक्ट है। तो कोई भी प्रोडक्ट ज्यादातर करके जो ट्रांसफार्मर बनाती है वो शंट रिएक्टर्स बनाती है, और ये सब चीज इंडिया के ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, एक होता है स्पेशल ट्रांसफार्मर, जैसे मैंने इसके नीचे वाली स्लाइड में आपको बताया था कि कोई भी इंडस्ट्री हो, मान लो कि मैं पेट्रोकेमिकल हूं, जमीन से क्रूड निकाल के उसको प्रोसेस कर रहा हूं, मान लो कि मैं सीमेंट बना रहा हूं, मैं मेटल बना रहा हूं, या तो मैं रेलवे इंडस्ट्री में हूं, मैं किसी में भी हूं, मुझे अपने स्पेसिफिक यूज के हिसाब से स्पेशल ट्रांसफार्मर चाहिए, तो बहुत सारी कंपनीज जो ट्रांसफार्मर बनाती है वो स्पेशल ट्रांसफार्मर भी बनाती है। एवरी ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी हर तरीके के स्पेशल ट्रांसफार्मर नहीं बना पाएगी क्योंकि इसमें एक्सपर्टीज चाहिए होती है, पर स्पेशल ट्रांसफार्मर यूज के हिसाब से, अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। तो थोड़ी देर बाद जो कंपनी के बारे में बात करेंगे वो स्पेशल ट्रांसफार्मर भी बनाती है और उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं मान लो कि डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर सेल कर रहा हूं एज अ कंपनी, तो वहां पर बल्क में मेरा प्रोडक्ट जा रहा है, बल्क में माल जा रहा है वहां पर, तो वहां पर मुझे मार्जिन उतने नहीं मिलेंगे। पर मान लो कि टाटा स्टील ने अपने स्टील प्लांट के लिए एक ट्रांसफार्मर मंगाया है, तो एक स्पेशल पर्पस वाला ट्रांसफार्मर होगा, वो स्पेशल तरीके से बनाना पड़ेगा। उसमें हो सकता है कि उसमें जो मटेरियल यूज हो वो भी थोड़ा प्रीमियम मटेरियल हो, तो उसकी वजह से स्पेशल ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। तो हमेशा ही हम जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचे तो वहां पर हमें ये चीजें ढूंढनी है कि ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाकर सेल करती है वो किस सेगमेंट वाला है, कि वहां पर मार्जिन कैसा है। अगर मार्जिन ऐसा है कि उसके कॉम्पिटिटर भी वही बनाते हैं और मार्जिन एकदम डाउन है, क्योंकि आप एक बात समझो कि आज मैं अगर कुछ चीज सेल कर रहा हूं और मेरा कॉम्पिटिटर भी वही चीज सेल कर रहा है, पर कल जाके कोई तीसरा कॉम्पिटिटर आ गया तो मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई इतनी बढ़ जाएगी तो उसके सामने डिमांड उतनी रहेगी, तो कल जाके क्या होगा कि हर बंदा सस्ते में बेचना चालू कर देगा, तो उसके चलते मार्जिन जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। तो कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट में, सिर्फ ट्रांसफार्मर की बात नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री के कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट में जब एकदम बल्क मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं, उसका यूसेज एकदम नॉर्मल हो जाता है, तब उसके मार्जिन बहुत डाउन हो जाते हैं। पर स्पेशल ट्रांसफार्मर या कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट होती है जो कस्टमाइज्ड भी होती है, कि आज टाटा स्टील ने बोला तो उसके हिसाब से हमने बताया, कल जाके मान लो कि जेएसडब्ल्यू स्टील बोलती है तो उनके हिसाब से हम बनाएंगे, तो वहां पर मार्जिन भी ज्यादा होंगे और उससे कंपनी का एक ओवरऑल मार्जिन ब्रैकेट जो है ना वो बढ़ जाएगा, और मार्जिन बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो ही स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है, उसके अलावा स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ सकता, ठीक है। अभी पूरे ट्रांसफार्मर सेक्टर में मैं आपको सिर्फ 2 स्टॉक्स बताता हूं, बहुत सारी कंपनीज है जो ट्रांसफार्मर बनाती है, पर 2 कंपनीज ऐसी है जो मेनली ट्रांसफार्मर बनाती है, ज्यादातर उनका रेवेन्यू ट्रांसफार्मर से ही आता है। मैं 2 कंपनीज ऐसी बताता हूं और उनका हिस्टोरिकल चार्ट बताता हूं। आप यहां से आप थोड़ा अज्यूम करने की, थोड़ा एक इमेजिन करने की कोशिश करो कि क्या ग्रोथ रेट है। करीबन कोविड के टाइम 5-7 रुपए का स्टॉक था ये, और उसने 600 रुपए का हाई मारा था दिसंबर में, तो ये क्या ग्रोथ रेट है, आप सिर्फ इमेजिन करो। हम अभी थोड़ी देर में समझने वाले कि ये जो कोविड के बाद ये जो पूरा रैली आया है ना, वो रैली ऐसा नहीं कि पूरे स्टॉक मार्केट का रैली था, वो तो था ही, तो स्टॉक मार्केट की रैली तो सभी सेक्टर्स के लिए थी, फिर भी कुछ कुछ सेक्टर्स, कुछ कुछ थीम मल्टीबैगर बनी है, कुछ कुछ नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा होता है वहां पर एक मूवमेंट बहुत अच्छी आ जाती है, राइट। अभी सेम ये तो मैंने चार्ट पर बताया, पर मेन बिजनेस कहां पर दिखता है? बिजनेस दिखता है नंबर्स में, सेल्स में। तो आप सेल्स के नंबर्स देखो, 2020 के आसपास ये करीबन 700 करोड़ का सेल्स करती थी और आज करीबन 2200 करोड़ का सेल्स करती है। तो ये जो 5 साल में 3 गुना से ज्यादा सेल्स का जो जंप आया है वो दिखाता है कि कितनी डिमांड बढ़ी है, राइट। एक और कंपनी है, वो भी सिर्फ ट्रांसफार्मर में है, वोल्टेम ट्रांसफार्मर।
ओके इसका पहले चार्ट देख लेते हैं, 10 इयर्स का एक चार्ट देख लेते हैं। देखो चार्ट देखो, कोविड के बाद इसका ग्रोथ देखो और इसके सेल्स ग्रोथ देखो। 2020 में करीबन 2020-21 में 700-800 करोड़ के रेवेन्यू थे और वो अभी 2000 करोड़ के रेवेन्यू है। तो सिमिलर ग्रोथ नहीं दिख रही है, सिमिलर ग्रोथ दोनों प्लेयर्स को मिल रहा है। हाँ, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है प्लीज एक बार एग्जिट करके एंटर कर जाइए। ओके फिर से मुझे कंफर्म करो सबको दिख रही है? यस सर। ओके दोनों कंपनीज को प्रॉपर ग्रोथ मिला है, तो वो हम चेक करेंगे अभी कि ये जो ग्रोथ है उसके पीछे के कारण क्या थे। क्योंकि आप एक बात सिंपल समझो कि वेल्थ बनाने का एक ही तरीका है। देखो हम ज्यादातर करके आज तक चीजें क्या जानते आ रहे थे कि ऐसी कंपनी को पिक करें कि जिसका पास्ट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, राइट। पर हम एक चीज भूल जाते थे कि ऐसी कंपनी को देखना चाहिए कि जिसका फ्यूचर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होने वाला है। क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है। अगर पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो वहां से प्रमोटर की क्रेडिबिलिटी, बिजनेस कैसे चल सकता है, बिजनेस की अंदरूनी बातें वो नहीं पता लग पाएगी, कितना स्ट्रेंथ है वो बिजनेस के अंदर या कंपनी की फाइनेंशियल्स के अंदर। पर जब तक हम फ्यूचर ग्रोथ के बारे में एक अजम्पशन नहीं बिठा पाएंगे, एक इमेजिन नहीं कर पाएंगे कितना बढ़ सकता है, नंबर्स में हम बात नहीं कर पाएंगे, तब तक सब कुछ चीजें बेकार है। क्योंकि कंपनी का ग्रोथ पहले आ जाता है, उसके बाद चीजें थोड़ी टर्न अराउंड होना चालू होती है। तो वहां वो कैसे होगा कि अगर हम आज जो चीज हुई नहीं है वहीं पर अगर हमें कुछ चीज पता लग गई कि कंपनी आने वाले सालों में इतना ग्रो कर सकती है, राइट, तो वहां पर ही प्राइस में भी मूवमेंट आ जाता है और वही ग्रोथ का एक सही तरीका है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ग्रोथ क्यों हुआ। मैंने दो चार्ट्स आपको दिखाए थे, दो सेल्स पैटर्न्स आपको दिखाए थे, इतना रेवेन्यू ग्रोथ क्यों हुआ, स्टॉक प्राइस में इतना अप्रिसिएशन क्यों आया। तो सबसे पहले आप एक बात समझो कि मैंने क्या करा, मैंने एक रिसर्च करा। मैंने करा कि भाई 2019 से लेके 24 करीबन 5 साल के वक्त में कितना डिमांड जो था ट्रांसफॉर्मर का वो फ्रेश डिमांड था और कितना जो डिमांड था वो रिप्लेसमेंट डिमांड था। अभी मैं आपको समझाता हूं, आप एक बात समझो। फ्रेश डिमांड मतलब क्या कि मान लो कि कच्छ के या राजस्थान के कोई रेगिस्तान में पहले कुछ नहीं था और वहां पर अदानी एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट डालने का प्रोजेक्ट डालता है, ठीक है। पहले कुछ नहीं था, बहुत बड़ा सोलर प्लांट वहां पर आने वाला है, सोलर पैनल्स लगेगी, बहुत बड़ा प्लांट आएगा। अभी वो प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो वहां के प्लांट के अंदरूनी हिस्सों में भी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करने के लिए पूरा इंफ्रा सेट करना पड़ेगा। जहां पर पावर इंफ्रा होगा ट्रांसफॉर्मर की जरूरत लगेगी, राइट। तो वो एक फ्रेश इंस्टॉलेशन हुआ, एक फ्रेश डिमांड आई, राइट। क्यों डिमांड आई कि पहले कुछ नहीं था और फ्रेशली जरूरत पड़ी, इसलिए नए ट्रांसफॉर्मर्स वहां पर इंस्टॉल करने पड़े, राइट। और दूसरा मैंने बताया कि रिप्लेसमेंट डिमांड मतलब क्या कि मेरे शहर में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर लगे होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो कई सारे सालों से मेरे घर तक आ रही है। तो वहां पर अगर कोई ट्रांसफॉर्मर है उसकी एज खत्म हो गई है, कोई भी ट्रांसफॉर्मर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक एज होता है। ऐसा नहीं कि वो साल दर साल चलता जाएगा, उनकी एज खत्म हो जाएगी, उसमें कोई फॉल्ट आएगा तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कोई भी कंपनी का सेल्स दो तरीके से बढ़ता है, कोई भी सेक्टर दो तरीके से ग्रो होता है कि वहां पर पहले तो नई डिमांड कितनी आती है, नई प्रोडक्ट कितनी बिकती है और पुरानी प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी कंपनी ने बेची हुई है उसके रिप्लेसमेंट कितने आते हैं। मान लो कि एज अ कंपनी मेरे पास से गवर्नमेंट 10 ट्रांसफॉर्मर लेके गई और वो 10 ट्रांसफॉर्मर आज से 5 साल बाद खराब हो गए और मेरा काम अगर गवर्नमेंट को अच्छा लगता है तो वापस से वो 10 ट्रांसफॉर्मर मेरे से मंगाएंगे, तो वो रिप्लेसमेंट डिमांड होगी। तो 5 साल में थोड़ा डेटा रिसर्च किया था मैंने कि कितनी डिमांड कहां से आई, तो करीबन 60 से 70% डिमांड है, 60 से 70% डिमांड जो है ओवरऑल ट्रांसफॉर्मर की वो कहां से आई, फ्रेश डिमांड थी, वो रिप्लेसमेंट डिमांड नहीं थी। और यहीं पर इंडिया का ग्रोथ नजर आता है क्योंकि रिप्लेसमेंट डिमांड का परसेंटेज अगर ज्यादा होता तो वहां पर हम ये समझते कि अभी नए ट्रांसफॉर्मर की जरूरत उतनी नहीं पड़ रही है, मतलब नए एरिया में पूरा इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रा बिल्ड नहीं हो रहा है उतना, पर जो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं वो सिर्फ रिप्लेस हो रहे हैं। जब पुराने होते हैं, फॉल्टी होते हैं तो रिप्लेस होते हैं। पर यहाँ पर नंबर ये दिखाता है कि पिछले 5 सालों में करीबन टोटल ट्रांसफॉर्मर जितने भी बिके हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के ले लो या पावर के ले लो, जितने भी ट्रांसफॉर्मर बिके हैं उससे करीबन 70% ट्रांसफॉर्मर फ्रेश इंस्टॉल हुए हैं।
मतलब ये ही चीज था कि जिसकी वजह से दोनों कंपनियां, तो कोई भी ट्रांसफॉर्मर कंपनी के सेल्स बढ़े हैं और प्राइस में भी मूवमेंट आया है। ओके, इसमें ये जो 70% डिमांड है उसको भी ब्रेकअप किया मैंने। उसका 25 to 30% जो ट्रांसफॉर्मर वो कहां पर खर्च हुए थे, कहां पर यूज हुए, कौन सी कंपनी ने उनको खरीदे? रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी ने। क्योंकि पिछले कुछ सालों में, पिछले 4-5 सालों में रिन्यूएबल का जो ग्राफ है ना वो बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। आप देख ही पा रहे होंगे कि सोलार के जो स्टॉक्स हैं या तो कोई भी रिन्यूएबल के स्टॉक्स हैं वो कितना तेजी से ग्रो हुए हैं, राइट? तो इसी तेजी के चलते जहां पर भी एक सोलार प्लांट लगेगा, जहां पर भी एक विंड फार्म लगेगा, वहां पर ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। और ज्यादातर करके ये नए प्रोजेक्ट्स है, ऐसा नहीं है कि ये सोलार प्लांट 2019 से पहले भी थे और बाद में सिर्फ उसमें थोड़ा थोड़ा अपग्रेडेशन हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये बिल्कुल जीरो से बिल्ड हुए हैं। तो जीरो से बिल्ड हुए तो वहां पर बिल्कुल नई फ्रेश डिमांड आएगी ट्रांसफॉर्मर की। ओके, 2019 से लेके 24 तक करीबन 90 गीगावाट का सोलार और विंड ऐड हुआ है। ओके, फिर भी देखो आजकल एआई का जमाना है, तो मैंने एआई को पूछा कि भाई ओके मुझे बताओ कि 1 गीगावाट मुझे अगर रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट डालना है, सोलार प्लांट डालू या विंड फार्म डालू, तो उसमें अप्रोक्सीमेट कितने ट्रांसफॉर्मर लगते हैं? अगर 1 गीगावाट का पूरे बड़े से एरिया में मैं प्लांट डालता हूं तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए वहां से दूर के एक सब स्टेशन तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के लिए कितने ट्रांसफॉर्मर ऑन एवरेज लगेंगे? तो 250 से 300 का नंबर है, 250 से 300 ट्रांसफॉर्मर लगते हैं। ये नंबर हो सकता है कि एआई ने निकाला, आपने एआई ने कैलकुलेट करके निकाला तो एक्यूरेट ना हो, पर हमें सिर्फ एक एस्टिमेशन चाहिए था कि कितने ट्रांसफॉर्मर पिछले 5 साल में ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में सेल हुए होंगे, राइट? तो आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। 90 गीगावाट तो 2024 में हो गया था, आज की डेट में आप गूगल कर लो अभी के अभी, सोलार और विंड का मिला के करीबन 180 गीगावाट, हम 2025 के नवंबर में खड़े, 180 गीगावाट तक हम पहुंच चुके हैं। और पर गीगावाट करीबन 250 से 300 ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ती है। तो इतने ट्रांसफॉर्मर पिछले कुछ सालों में ऑलरेडी इंस्टॉल हुए हैं। तो ये चीज कैसी होती है पता है? ये चीज देखो, मैं बहुत ही आसान करके चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो आपको ये सोचना है कि उसमें फ्यूचर में कितनी डिमांड आएगी। अभी डिमांड कैसे आएगी? आप एक बात समझो कि हमारे डिसीजन पे एक असर करने वाले कि कोई भी स्टॉक में निवेश करना है कि नहीं करना है, 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है कि न्यूज़पेपर, मीडिया आर्टिकल्स, वो क्या करता है कि वो आपको बोलेगा कि ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर, बराबर? तो वो तो एक ही अच्छा तरीका कि वहां से आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि कौन सी थीम आने वाली है, कौन सी थीम शुरू हो गई है। पर आपको अपना दिमाग लगाना है। और आजकल एआई के जमाने में आपके पास नंबर्स भी बहुत आसान तरीके से इजी लैंग्वेज में आपके सामने रख दिए जाएंगे कि आप एटलीस्ट पता लगा पाओ कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस कब ग्रो करेगा? जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करेगी। प्रॉफिटेबिलिटी कब ग्रो करेगी? जब सेल्स अच्छे से ग्रो करेगा, मार्जिन प्रॉपर होंगे। सेल्स कब ग्रो करेगा? कि जब वो जो भी चीज सेल करता है ना उसकी डिमांड आएगी। अभी आपको ये फिगर आउट करना है कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले कि उसकी फ्यूचर में कितनी डिमांड आ सकती है। तो मैंने वही फिगर आउट करने की कोशिश करी कि पिछले 5 सालों में जो ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट में डिमांड आई है, जो सेल्स उसका बढ़ा है, तो उसके पीछे का कारण ये था कि इतने ट्रांसफॉर्मर सेल हुए हैं, इतने ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ी है अपने देश को। आज जो 180 गीगावाट का सोलर और विंड है, आप गूगल कर लो कि 2030 तक गवर्नमेंट का एक टारगेट है। कितना टारगेट है आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आज भी हम जहां पर खड़े हैं ना उससे भी कितना मल्टीप्लीकेशन वाला टारगेट हम लेकर बैठे हैं, ठीक है? और मैं ये सिर्फ रिन्यूएबल की बात कर रहा हूं। सेकेंड पॉइंट जो पिछले 5 सालों में हुआ है वो है ट्रांसमिशन नेटवर्क का एक्सपांशन। पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस लाए अभी नेक्स्ट स्लाइड में उसके ऊपर देखेंगे। पर ये जो चेंजेस हुए ना उसमें क्या हुआ कि नए नए सब स्टेशन बने दूर दूर के गांव तक, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली नहीं थी वहां पर इंफ्रा को बिल्ड किया गया। पिछले 5 सालों में सब स्टेशन ऑलमोस्ट डबल हो गए, ऑलमोस्ट डबल। 5 साल के पहले जितने भी सब स्टेशन थे, सब स्टेशन मतलब आप एक तरीके से समझो, मैं आपको समझाता हूँ। ये सब स्टेशन है, देखो यहाँ पर जो सबसे पहली वाली स्लाइड में आपने देखा था ना, ये एक तरीके का सब स्टेशन है। ओके, तो आपको शब्द से अगर आप फील नहीं ले पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो आप इसको दिमाग में रखो, क्योंकि ये पिक्चर आपने कहीं ना कहीं रियल लाइफ में भी देखा होगा। ओके, तो ये एक सब स्टेशन होता है। तो ये जो सब स्टेशन इंडिया में है जितने, उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिए पिछले 5 सालों में, ठीक है? और जितने भी इलेक्ट्रिक केबल्स के लाइंस जो है उसको कैसे नापा जाता है?
उसको नापा जाता है सर्किट किलोमीटर में। ये किलोमीटर में होता है पर अंदर वायरिंग होता है, तो सर्किट किलोमीटर होते हैं, क्योंकि वायरिंग काफी बार ऐसे सर्कुलर टाइप में भी होता है, राइट। तो कितनी नई सर्किट किलोमीटर की लाइन लगानी पड़ी है इलेक्ट्रिसिटी की, 40,000 किलोमीटर की। ओके, तो ये दिखाता है कि यहाँ पर भी एक नया पावर इंफ्रा इंडिया में पिछले 5 सालों में प्रॉपरली बिल्डअप हुआ है, और उसके चलते टोटल ट्रांसफॉर्मर जो सेल हुए हैं पिछले 5 सालों में, उसके करीबन 15 to 20% ट्रांसफॉर्मर ट्रांसमिशन लाइन के एक्सपांशन में खर्च हुए हैं। ओके, उसके बाद एक चीज है, करीबन 10 to 12% की जो टोटल डिमांड थी ट्रांसफॉर्मर की, वो आई थी शहरों के ग्रोथ से। अभी आप एक बात समझो कि आप सिर्फ सोचने की कोशिश करो कि पिछले 3-4 सालों में कितने शहर है कि जिन्होंने अपना मेट्रो का प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। कहीं कहीं तो ऑलरेडी कंप्लीट होने आए, पर बहुत सारे ऐसे शहर है कि जहां पर स्मार्ट सिटी का जो भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लाया है, उससे मेट्रो एक्सपांशन होगा। एवरी सिटी में स्मार्ट मीटर्स लगेंगे। एवरी सिटी में जो पुराना पावर इंफ्रा था, कि जहां पर ट्रांसफॉर्मर बहुत पुराने थे, या जहां पर कुछ ट्रांसफॉर्मर बहुत ओवरलोडेड कैपेसिटी के साथ काम कर रहे थे और उसकी वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे पूरे पुराने इंफ्रा को बिल्ड खत्म करके उसको रिप्लेस करने का पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाया। तो ये सब पूरा अर्बनाइजेशन जो हुआ ना पिछले 5 सालों में, जो ग्रोथ हमें दिखा है, और ये ग्रोथ सिर्फ वो ग्रोथ नहीं है कि मेट्रो बनना या पुराने ट्रांसफॉर्मर का रिप्लेसमेंट, ये वो भी है कि हाउसिंग और कमर्शियल बूम भी है। अब अपने शहरों को अपने दिमाग में लाओ, आपके शहर के बाहर के इलाके जो आज से 4-5 साल के पहले वहां पर रियल एस्टेट उतना नहीं था, कंस्ट्रक्शन उतना नहीं था, आज वो भरे होंगे। हर खेत में, बहुत सारे जो बाहर के खेत है, वो खेत को रियल एस्टेट से भरा जा रहा है, राइट। तो ये एक हाउसिंग बूम हम देख पा रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। और जहां पर भी घर आएंगे, जहां पर भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आएंगे, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी और वहां पर ट्रांसफॉर्मर की जरूरत होगी। तो करीबन 10 to 12% डिमांड वहां से आती है। और फोर्थ पॉइंट है रेलवे और मेट्रो एक्सपांशन। इंडिया में बुलेट ट्रेन बन रहा है, इंडिया में बहुत जोरों शोरों से रेलवे नेटवर्क का इंफ्रा तेजी से बिल्ड हो रहा है। हर साल हम कई सारे किलोमीटर्स के नए रेलवे इंफ्रा बिल्ड कर पा रहे हैं। अगर रेलवे इंफ्रा बिल्ड होगा तो उसकी ओवरहेड पावर लाइंस, जिससे इलेक्ट्रिक ट्रेन को पावर मिलता है, तो वो एक इलेक्ट्रिक पूरा इंफ्रा बिल्ड करना होगा। जहां पर इलेक्ट्रिक इंफ्रा बिल्ड किया, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का काम आएगा, वहां पर ट्रांसफॉर्मर का काम आएगा। तो करीबन पिछले 5 सालों में 5 to 7% डिमांड जो है वो रेलवे के सेक्टर के थ्रू आई है। ओके, दूसरा आगे देखते हैं। अभी देखो, एक चीज मैंने एआई से कैलकुलेट करी थी, करीबन 30 to 40% डिमांड जो है ना वो रिप्लेसमेंट से आई है। मतलब वो ट्रांसफर ऑलरेडी लगे थे और उसको रिप्लेस करने का टाइम आ गया। तो उसमें मैंने जो रिसर्च किया, उसे डेटा मिला कि करीबन 2000-2010 के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम में, 2000 से 2010 के बीच में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का बहुत जोरों शोरों से गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। तो उस टाइम क्या हुआ कि उस टाइम बहुत सारे एरिया में जहां पर ट्रांसफॉर्मर्स नहीं थे, जहां पर पावर सप्लाई नहीं था, गांव-गांव तक बिजली नहीं थी, वहां पर बिजली पहुंची ये 10 साल के वक्त में। और अभी क्या हुआ, 2025 में हम खड़े हैं, और 2000 से लेके 2010 के बीच में जो भी गांव के जो भी एरिया में जहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफॉर्मर लगाया हुआ है, वो सब ट्रांसफॉर्मर के करीबन 10 से 15 साल पूरे होने को आए हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफॉर्मर का और ओवरऑल कोई भी ट्रांसफॉर्मर का एक एज जो होता है ना, वो 15 to 25 इयर्स का होता है। तो ये एज छोटा भी नहीं है। अभी आप एक बात समझो, यहां से मैं आपको एक अलग डायरेक्शन में ले जा रहा हूं। आप एक बात समझो कि आप जब किराने की दुकान पे जाके ब्रिटानिया का बिस्किट खरीदते हो, तो बिस्किट आपने एक बार खरीदा तो वो कितने साल चलेगा? ऐसा नहीं होगा ना, आपने खा लिया, बिस्किट खत्म, प्रोडक्ट खत्म। अभी अगर वो आपको बिस्किट पसंद है तो आप कल जाके फिर से खरीदोगे, परसों जाके फिर से खरीदोगे, राइट। तो उसका मतलब ये कि प्रोडक्ट रिकरिंग बेसिस पर सेल हो रहा है। प्रोडक्ट आज ऐसा नहीं कि आज बिका और कई सालों तक वो बिक ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर आज बिकने के बाद मान लो कि वो क्लाइंट को वो प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो वो बिजनेस में भी हमें सोचना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। ट्रांसफॉर्मर ऐसा बिजनेस हो सकता है, राइट, कि जहां पर एकदम इमीडिएट डिमांड ना आए, कि आज मान लो कि मेरे एरिया में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी पावर सप्लाई, मेरा जो लोकल स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसने मेरे एरिया में आके ट्रांसफॉर्मर लगाया, तो ऐसा नहीं है कि अगले हफ्ते नया ट्रांसफॉर्मर लग जाएगा, उसके नेक्स्ट वीक नया ट्रांसफॉर्मर लग जाएगा। एक ट्रांसफॉर्मर की लाइफ होती है, एक इन जनरल लाइफ 15 से 25 साल होते हैं, पर इंडिया में वो नहीं है। ये आप बाकी के कोई भी डेवलप्ड कंट्री की ट्रांसफर की बात करो तो एक इन जनरल 15 से 25 साल का लाइफ होता है, पर इंडिया में वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में ओवरलोडिंग का बहुत गंदा एक चीज चल रहा है, राइट, कि यहाँ पर
कोई भी एरिया में जिस तरीके का लोड बैलेंस होना चाहिए वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इंडस्ट्रियल एरिया में लोग आज की डेट में भी चोरी करते हैं पावर की। तो ये सब चीज के चलते क्या हो रहा है कि जो भी एरिया में वहां पर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसके ऊपर लोड ज्यादा बढ़ जाता है, और वो ट्रांसफार्मर उतना लोड झेलने के लिए बने नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जल्दी खराब हो जाता है। अगर खराब हो गए तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इंडिया में ओवरऑल चीजें अभी ठीक नहीं है। उसके चलते इंडिया में जो ट्रांसफार्मर की लाइफ होती है वो 10 से 15 साल देखी गई है। उसके चलते जो 2000 से 2010 के बीच में भी जो ट्रांसफार्मर लगे थे वो अभी रिप्लेसमेंट में आए हैं। मतलब 2019 से लेके 25 के बीच में उसका रिप्लेसमेंट आया था। रिप्लेसमेंट आएगा तो एवरी स्टेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, एवरी स्टेट में जो पावर हमारे घर तक जो पहुंचाती है कंपनीज, वो नए ट्रांसफार्मर ऐसी कंपनी से मांगेगी जो ट्रांसफार्मर बनाती है, क्योंकि रिप्लेस करते रहना पड़ेगा। तो यहां से एक आइडिया लगेगा कि ये जो रिप्लेसमेंट का भी एक चक्कर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एक बात समझो कि आज रिन्यूएबल बहुत जोरों शोरों से बढ़ रहे हैं, राइट। आज एक्सपेंशन बहुत जोरों शोरों से हो रहा है, पर रिन्यूएबल का बढ़ना और अपने सिटी का एक्सपैंड होना या रियल एस्टेट का एक्सपैंड होना, ये काफी बार साइक्लिकल भी होता है। मान लो कि पिछले 4-5 साल में सोलार के इतने सारे प्लांट्स लग गए और अभी सोलार की मान लो कि ओवर कैपेसिटी हो गई। जितनी कैपेसिटी है उसके सामने उसका यूज नहीं है, उसकी डिमांड नहीं है। तो फिलहाल गवर्नमेंट कुछ साल तक क्या करेगी कि वहां पर बजट स्पेंड नहीं करेगी। तो हो सकता है कि वहां पर नए ट्रांसफार्मर की डिमांड ना आए। या मान लो कि अभी रियल एस्टेट का बूम चल रहा है, पर मान लो कि रियल एस्टेट की भी साइकिल होती है कि इतने सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट, इतने सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बन गए और उसके सामने खरीदार कोई है ही नहीं, डिमांड है ही नहीं। तो फिर क्या होगा कि नए प्रोजेक्ट्स बनना बंद हो जाएंगे। तो ये सब साइक्लिकल है। पर कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि रिपीट कस्टमर्स कैसे आएंगे, रिपीट डिमांड कैसे आएगी। तो जैसे मैंने बिस्किट का बोला, तो सिमिलरली ट्रांसफार्मर की प्लेयर्स जो भी ट्रांसफार्मर बनाते हैं उसको उसका एक अच्छा खासा रेवेन्यू रिप्लेसमेंट से भी आता है कि जो ट्रांसफार्मर उन्होंने सेल कर दिया था अभी वो रिप्लेसमेंट के लिए आए, उसकी जगह पर नया ट्रांसफार्मर उसको भेजना है। ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया में कैसा है कि फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, उससे रिप्लेसमेंट रेट भी बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से चीजें चलती है। मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैंने एआई को पूछा कि मुझे एक चीज बताओ कि फॉर एग्जांपल अहमदाबाद जैसा शहर है, तो अहमदाबाद में कितने डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर होंगे, राइट। तो एक्यूरेट ये नहीं निकाल सकते क्योंकि सब एरिया में अलग अलग डिमांड होती है, सब चीजें होती है। तो एक एआई ने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया कि कितने लोगों के लिए एक ट्रांसफार्मर लगता है, कितने लोग के लिए, एक एवरेज नंबर, इतने लोगों के लिए एक ट्रांसफार्मर चाहिए क्योंकि इतने लोग इतनी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेंगे। ठीक है। तो अहमदाबाद का एक पॉपुलेशन करीबन 8.5 लाख के आसपास है, सॉरी 8.5 लाख नहीं है, ये 85 लाख है, ये मिलियन में है, ये यहाँ पर एरर है कुछ। ओके। तो अहमदाबाद का पॉपुलेशन इतना है। ठीक है। अभी अहमदाबाद के पॉपुलेशन के हिसाब से एआई ने मुझे बताया था करीबन 10,000 से लेकर 30,000 तक छोटे मोटे ट्रांसफार्मर चाहिए। अब ये नंबर, ये रेंज में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो यहां से एक आइडिया लगेगा कि कितने ट्रांसफार्मर एवरी ईयर रिप्लेस होने जाएंगे। हर साल करीबन 5 से 7% ट्रांसफार्मर जो उसको रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि ओवरलोड के चलते या उसकी एज खत्म हो जाती है तो उसके चलते ट्रांसफार्मर काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से एक पता चलता है कि मैंने तो एक शहर की बात करी, जैसे इंडिया में कई सारे शहर है तो वहां पर बहुत सारे ट्रांसफार्मर होंगे तो वो रिप्लेसमेंट के लिए आएंगे। अभी इंडिया में, पूरे इंडिया में कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर होंगे, उसका 5 से 7% ट्रांसफार्मर भी एक एवरी ईयर अगर रिप्लेस होते हैं तो कोई भी ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी के लिए एवरी ईयर एक फिक्स डिमांड तो है ही। ऐसा नहीं है इंडिया का ग्रोथ रुक भी जाएगा ना तो भी एक फिक्स डिमांड तो आती ही रहेगी। ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम वो सेक्टर के अंदर या वो स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं कि जहां पर पास्ट में तो डिमांड थी पर फ्यूचर में उतनी डिमांड नहीं आने वाली है, तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे, क्योंकि उसका फ्यूचर का रेवेन्यू रुक जाएगा, नंबर्स रुक जाएंगे। नंबर्स रुक गए तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक प्राइस पे इंपैक्ट करेंगे और वो मूवमेंट बंद हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात की, ग्रोथ के पीछे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट ने 2021-22 में एक स्कीम लॉन्च करी थी, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। क्योंकि क्या हो रहा था, आप गूगल करके देखना कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स है ना, वो स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक कौन पहुंचाता है? स्टेट का एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है जिसको बोलते हैं डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी। तो ज्यादातर, मतलब मोस्टली मुझे लगता है कि 90-95% डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आज की डेट में भी लॉस मेकिंग है। आप सोचो, लॉस मेकिंग है। वो थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी खरीदती है और आपको बेचती है। अभी थर्मल पावर प्लांट वाले जितना चार्ज करते हैं उनको,
उतना चार्ज वो आपके ऊपर पास ऑन नहीं कर पाती है। मतलब एवरी ईयर मान लो कि थर्मल पावर प्लांट ने चार्जेस बढ़ाए अपने, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कैसे काम करता है, वो ऐसे काम करता है कि उनको लोगों की सेवा करनी है, तो वो प्राइसेस बढ़ाएंगे, पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ेंगे, पर उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेंगे जितनी स्पीड से उनको थर्मल पावर प्लांट को पैसा देना पड़ रहा है। तो इसी चक्कर में जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो लॉस में चल रही है। तो गवर्नमेंट ने 2021 में सोचा कि इसको कुछ करना चाहिए, सिर्फ ये लॉस को कंट्रोल भी कर लेना कैसे भी करके, तो भी चीजें हो जाएगी। और ये लॉस की मैंने जो बात करी वो बात करी कि थर्मल पावर प्लांट इनको जो चार्ज करते हैं उससे वो कस्टमर से नहीं पैसा उठा पा रही है। पर एक बहुत बड़ा लॉस कहाँ हो रहा है, ट्रांसमिशन में हो रहा है। ट्रांसमिशन मतलब कि पावर प्लांट से मैंने हाई वोल्टेज करके पावर को सेंड किया और वो मेरे सब स्टेशन तक, मेरे शहरों के बाहर पहुंचा, तो ट्रांसमिशन में बहुत लॉस लगता है। अब ये लॉस क्यों आता है, क्योंकि ट्रांसमिशन का जो इंफ्रा है ना वो पुराना है, वो केबल्स बहुत पुराने हैं, राइट। पुराने केबल्स एफिशिएंटली पावर को ट्रांसमिट नहीं कर पाते, हीट लॉस ज्यादा होता है, या तो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है, पावर में डैमेज हो जाता है पूरे इंफ्रा में, तो उसमें भी रिप्लेसमेंट आ जाता है। तो ये सब चीजों के चलते गवर्नमेंट ने 2021 में डिसाइड किया था कि हम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रा को धीरे धीरे करके रिप्लेस कर देंगे नए इंफ्रा के साथ से। और उसका करीबन 3 लाख करोड़ का एक बजट आउटले बनाया था गवर्नमेंट ने, जो धीरे धीरे करके एवरी ईयर गवर्नमेंट कंपनीज को देगी, राइट। ये कैसे होगा पूरा चीज आप एक बात समझो कि गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दिए, जैसे फॉर एग्जांपल पावर ग्रिड क्या काम करती है, पावर ग्रिड इंफ्रा बिल्ड करने का ही काम करती है, राइट, गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट ने अपने बजट से पावर ग्रिड को पैसे दिए। पावर ग्रिड क्या करेगी कि कोई भी एरिया में इंफ्रा बिल्ड करना है तो पावर ग्रिड कोई भी प्राइवेट ट्रांसफार्मर का प्लेयर जो है वहां से ट्रांसफार्मर खरीदेगी, वो प्राइवेट केबल सेल करने वाले से केबल खरीदेगी, फिर जो बिजली के खंभे होते हैं वहां से खंभे खरीदेगी और पूरा इंफ्रा को बिल्ड करेगी। ओके, तो 2021 में गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया और पिछले 5 साल में उसके चलते ही एक ये जो हमने सेल्स ग्रोथ देखा ट्रांसफार्मर का, वो हमें देखने को मिला है। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जारी करी कि भाई मान लो कि ट्रांसफार्मर के रॉ मटेरियल्स जो है, या तो पूरे के पूरा ट्रांसफार्मर अगर आप चाइना से या जर्मनी से या कहीं से भी आप ऑर्डर करते हो तो इंडिया में बनाओ, तो उसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देने लगे, जिससे यहाँ की कंपनीज यहीं पर बनाए। ओके, तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट था जो पास्ट में ग्रोथ आया था। अभी मेन पॉइंट, अभी ये देखते हैं कि आगे और कितना ग्रोथ बचा है, क्योंकि जब हम चार्ट देखते हैं ना, जब हम सेल्स ग्रोथ देखते हैं, सेल्स ग्रोथ करीबन 4 साल में 3 गुना हो गया। जब हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट करीबन अनइमेजिनेबल ग्रोथ आ गया है। तो अभी हमें सवाल आएगा कि आगे कितना ग्रोथ बचा होगा, क्योंकि जो ग्रोथ था वो तो पिछले 4-5 साल में आ गया, अभी तो अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो फंस तो नहीं जाएंगे। इसका जवाब ये है कि जो भी सेक्टर ग्रोइंग होता है ना, वो सेक्टर में चेक करना है सिर्फ कंटिन्यूअस कितनी डिमांड बची है। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, ये एग्जांपल इसके साथ बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, पर आज से 4-5 साल पहले आप कुछ कंपनीज को एनालाइज करोगे ना, जो कंपनी वाटर इंफ्रा में थी, जो रूरल एरिया में पानी के पाइप्स स्प्रेड करती थी, उसका पूरा नेटवर्क स्प्रेड करती थी, तो उनके बहुत ही शेयर्स बहुत ही बढ़ गए, बहुत ही वेल्थ क्रिएट हो गया पिछले 4-5 सालों में। तो वो क्यों हो गया, क्योंकि उस टाइम आज से 4-5 साल पहले वो इंफ्रा गवर्नमेंट ने ऐसा नोटिस किया कि नहीं है, गांव गांव तक पानी की सुविधा अभी भी नहीं है, पाइपलाइंस नहीं है, फिल्टर नहीं हो रहा है पानी, जो सूएज का वाटर है वो ट्रीटमेंट नहीं हो रही है उसकी। तो उसके लिए पूरा एक पॉलिसी डिसाइड किया, एक पैसा बजट स्पेंड किया। ओके, उसके चलते क्या हो गया, 4-5 साल में वो शेयर सब बहुत बढ़ गए। पर अभी पिछले बजट में भी गवर्नमेंट ने बोला था कि ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है वो सेक्टर का, जो वाटर इंफ्रा का था। तो इस टाइप का अगर कोई भी सेक्टर में आपको सुनने को मिलता है कि ये सेक्टर में ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है, तो वो सेक्टर से दूर रहना तो थोड़ा ज्यादा सही होगा, क्योंकि उसमें फ्यूचर डिमांड कैसे आएगी वो थोड़ा डाउटफुल होगा। पर पावर में आपको लगता है कि पिछले 5 साल में बहुत स्टॉक प्राइसेस बढ़ गए, पर पावर इंफ्रा में इंडिया अभी भी बहुत पीछे है और अभी भी बहुत ग्रोथ बचा है। क्योंकि आप एक बात समझो कि अभी तक तो हम अपने सोलर और विंड के जो रिन्यूएबल के टारगेट्स है ना 2030 के, उससे भी हम बहुत पीछे हैं। पर सिर्फ वो नहीं, आगे भी आने वाले सालों में भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, जितना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो एवरी इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, पावर इंफ्रा की जरूरत पड़ेगी, राइट। धीरे धीरे गवर्नमेंट थर्मल प्लांट को निकाल के जो भी रेगिस्तान वाले एरिया है वहां पर सोलर प्लांट्स डालने का प्लान कर रही है। तो जितने नए पावर प्लांट्स बनेंगे रिन्यूएबल्स के, उतना ही ज्यादा पावर इंफ्रा बिल्ड करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक नंबर्स मिला था हमें कि 2025 में करीबन 33,000 करोड़ का पूरा मार्केट था। ये जो भी मार्केट था 33,000 का पूरा मार्केट था ट्रांसफार्मर सेगमेंट का,
और वो 40,000 करोड़ तक जा सकता है 2026 तक, मतलब करीबन 8% के CAGR से ग्रो हो सकता है। यहाँ पर चीजें क्या है कि मैं आपको थोड़ी देर बाद जो कंपनी दिखाऊंगा वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कंपनी ने अपना कैपेसिटी एक्सपांशन बहुत जोरों शोरों से नहीं किया है। आप एक बात समझो कि अगर मेरे प्लांट में 1000 ट्रांसफॉर्मर बनते हैं और मेरे में डिमांड 1500 की है, ओके, 1000 ट्रांसफॉर्मर बनाता हूँ, 1500 की डिमांड है, तो मुझे मेरे प्लांट को बड़ा करना पड़ेगा, जिसको कैपेसिटी एक्सपांशन बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्लेयर्स हैं ट्रांसफॉर्मर के, उन्होंने बहुत जोरों शोरों से कैपेसिटी नहीं बढ़ाई है अपनी, पर उन्होंने कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन पे ध्यान दिया है। अभी मैं आपको ब्रीफली समझाता हूं कि यूटिलाइजेशन क्या होता है। अभी मान लो कि मेरे प्लांट की जो टोटल कैपेसिटी है वो 1000 ट्रांसफॉर्मर बनाने की है, पर कोई भी प्लांट 100% यूटिलाइजेशन पे काम नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर ऐसे होते हैं कि मेरा एक पूरा जो मशीन है, पूरा प्लांट है, वो 100% प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसका रेट हमेशा ही थोड़ा कम रहेगा। अगर प्लांट जो है बहुत एफिशिएंसी के साथ चल रहा है तो 80% 90% तक चल सकता है, वो 100% तक कभी नहीं चल सकता। तो जितनी भी ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी वो पहले कम यूटिलाइजेशन पे काम करती थी, तो आने वाले टाइम में एक गाइडेंस ऐसा आया है ओवरऑल कि वो यूटिलाइजेशन बढ़ाएगी। मतलब उनके पास ऑलरेडी मशीन्स है, उनके पास प्लांट है ट्रांसफॉर्मर बनाने के, पर उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे वो प्रॉपरली, तो वो 80% तक ले जाने का ट्राई करेगी 2026 तक, ठीक है। अभी चलते हैं मेन दो कंपनीज है इंडिया में जो मेनली ट्रांसफॉर्मर बनाती है, और उसमें एक ज्यादा बड़ी कंपनी है, वो है टारिल, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, ओके। जैसे मैंने इसका ग्रोथ दिखाया था, आपने 10 साल का चार्ट देखा होगा कि कैसा ग्रोथ आया है। और अगर आप बिजनेस ग्रोथ देखो तो यहाँ से आपको प्रॉपर ग्रोथ दिखेगा कि कोविड के टाइम पे करीबन 700 करोड़ के इसके रेवेन्यू थे, वो अभी 2200 करोड़ पे पहुंच चुके हैं, मतलब एक प्रॉपर ग्रोथ आया है। तो अभी हमें ये चेक करना है कि ये ग्रोथ कैसा है कंपनी के, थोड़े डेप्थ में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टारिल का, इसको टारिल से संबोधित करेंगे हम, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, ओके। इसको टारिल के नाम से बात करेंगे लेक्चर में। उसका मेन बिजनेस जो है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आता है, उसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है पावर ट्रांसफॉर्मर से। पावर ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं, थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको मुझे हाई वोल्टेज केबल के थ्रू मेरे शहरों तक लाना है, तो पावर ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ेगी। तो इसका जो मेन बिजनेस है ना, वो पावर ट्रांसफॉर्मर है। वो ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली तो कई सारी कंपनी होगी, कुछ कंपनी लिस्टेड होगी, कुछ लिस्टेड नहीं होगी, कुछ प्लेयर्स छोटे होंगे, उनके प्लांट की कैपेसिटी छोटी होगी, कुछ प्लेयर बहुत बड़े होंगे। पर पावर ट्रांसफॉर्मर जो है ना, वो एक थोड़ा स्पेशल प्रोडक्ट है कि जहां पर हाई वोल्टेज पावर के साथ डील करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मेन बिजनेस पावर ट्रांसफॉर्मर ही है, ओके। और टारिल का जो भी ग्रोथ आया है मेनली वो इसीलिए आया है क्योंकि पावर इंफ्रा ग्रो हुआ है, उसकी वजह से ग्रो आया है। ये जो पावर ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं वो करीबन टोटल रेवेन्यू का 65% यहीं से आता है, ठीक है। और हाई वोल्टेज पावर ट्रांसफॉर्मर बनाती है 1200 किलोवाट तक। इनका वोल्टेज क्लास बहुत हाई वाला है, तो उसका मतलब कि मैंने जैसे बताया थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी होंगे, छोटे छोटे प्लेयर्स भी होंगे जो ट्रांसफॉर्मर बनाते होंगे, पर ये हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर वो नहीं बनाते क्योंकि उसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए, प्लांट की कैपेसिटी चाहिए, तो वो ये नहीं बनाते। वो ज्यादातर करके 100 किलोवाट 100 किलोवाट के जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफॉर्मर होते हैं या तो छोटे मोटे प्लांट में इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वो ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं। टारिल का मेन काम बड़े लेवल के ट्रांसफॉर्मर बनाना है। तो उससे फायदा क्या मिलता है कंपनी को कि उनकी कंपटीशन कम हो जाती है, क्योंकि मान लो कि गवर्नमेंट को जो हाई वोल्टेज वाले ट्रांसफॉर्मर चाहिए तो वो ऐसी कंपनीज के पास जाएगी जो उनको प्रॉपरली दे पाएगी, वो छोटे प्लेयर्स के पास नहीं जाएगी। ये ट्रांसफॉर्मर कहां पर लगते हैं, मेनली पावर प्लांट में लगते हैं, सब स्टेशन में लगते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रिड में लगते हैं कि जहां पर बहुत हेवी पावर सप्लाई की जरूरत होती है, और लार्ज स्केल पर जहां पर पावर ट्रांसमिट होता है वहां पर ये लगते हैं। टारिल के मेन क्लाइंट कौन है, यहां से हमें ये पता चलेगा कि इनके क्लाइंट से इनको रिपीट बिजनेस मिलने के आसार कितने हैं। इनके जो मेन क्लाइंट्स है ना, वो सबसे पहला क्लाइंट है, सबसे बड़ा क्लाइंट पावर ग्रिड, जो मैंने बताया। पावर ग्रिड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वो गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट है जो पावर इंफ्रा के पीछे ध्यान देता है, पावर इंफ्रा को बिल्ड करता है। तो टारिल का जो मेन क्लाइंट है वो पावर ग्रिड है। उसके अलावा गेटको है, गेटको गुजरात इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कंपनी, गुजरात का लोकल ट्रांसमिशन जो देखती है, पावर इंफ्रा बिल्ड करती है, वो कंपनी है। अभी टारिल गुजरात बेस्ड है तो उसको डेफिनेटली लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से या लोकल ट्रांसमिशन कंपनी से ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाएगा, राइट। तो मान लो कि ये गुजरात की कोई कंपनी गुजरात के प्लांट से ही ट्रांसफॉर्मर मंगाएगी तो उनको थोड़ा लॉजिस्टिक का खर्चा भी कम लगेगा। एनटीपीसी जो इंडिया की लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट चलाने वाली कंपनी है,
उनको भी अपने प्लांट के लिए, प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। और उसके अलावा सबसे बड़े क्लाइंट्स इनके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर सब जगह पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होंगे, तो उनको भी डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर अपने एरिया में, पूरे शहर के छोटे छोटे एरिया में रिप्लेस करने होते हैं, नए लगाने होते हैं, तो वो भी इनके क्लाइंट है। यहाँ से सबसे ज्यादा इनको ऑर्डर्स मिलते हैं। ओके, प्रोडक्ट रेंज में हर तरीके के ट्रांसफार्मर ये बनाती है, इनका स्पेशलिटी है, ये हर तरीके के ट्रांसफार्मर बनाती है, पर मेजोरिटी रेवेन्यू जो है वो पावर ट्रांसफार्मर से ही आता है। तो आप कोई भी स्टॉक को जब स्टडी कर रहे हो तो आपको दिमाग में ये रखना चाहिए कि कल जाके कोई भी न्यूज आएंगे तो ये कंपनी पर इम्पैक्ट होगा कि नहीं। मान लो कल जाके ऐसे न्यूज आते हैं कि अभी आने वाले सालों में गवर्नमेंट पावर इंफ्रा पे उतना ध्यान नहीं देने वाली है क्योंकि ऑलरेडी पिछले सालों में हो चुका है, तो ये स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा क्योंकि इसका मेजॉरिटी रेवेन्यू पावर इंफ्रा से ही आता है। कल जाके गवर्नमेंट बोले कि पावर इंफ्रा में और स्पेंड करेंगे और बजट बढ़ाएंगे, इसके स्टॉक प्राइस में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा क्योंकि वो पावर ट्रांसफार्मर से ज्यादातर इसका रेवेन्यू आता है। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी चीज। 2025 में इन्होंने गुजरात की जो भी ट्रांसमिशन कंपनी है गेटको, उससे 740 करोड़ का एक हिस्टोरिकल ऑर्डर जीता था। ये ट्रांसफार्मर सेगमेंट का सबसे बड़ा ऑर्डर था, मतलब एक बहुत बड़े स्केल पर पुराने ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करना था। गुजरात के कच्छ में भी बहुत सोलार के प्लांट्स लग रहे हैं, राइट, अदानी का ही कुछ खुद प्लांट है वहां पर, तो वो सब एरिया में नए ट्रांसफार्मर की बहुत जरूरत लगने वाली थी, तो उसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था तारिल को। तो ये भी अपने में एक अचीवमेंट है कि कोई भी एक कंपनी से, गवर्नमेंट के कोई भी एक डिपार्टमेंट से इतना बड़ा ऑर्डर मिलना, ये भी एक अपने में अचीवमेंट है। ओके, अभी देखिए, कोई भी बिजनेस पता कैसे चलेगा कि ग्रो करेगा कि नहीं? जैसे मैंने बताया कि उसका फ्यूचर कैसा है वो चेक करना पड़ेगा। आज मैं एक बिजनेस हूं, मेरे बिजनेस में 1000 ट्रांसफार्मर बन रहे हैं पर मेरे पास डिमांड ज्यादा है। ओके, तो इन्वेस्टर तक कैसे बात पहुंचेगी कि मेरे पास डिमांड ज्यादा है? अगर मेरे पास डिमांड है तो वो मुझे पता होगा, पर मेरे पास डिमांड है, कोई मुझसे बोल रहा है कि आप 1000 ट्रांसफार्मर बना रहे हो, आप 1500 बनाओ क्योंकि हम बाकी के 500 खरीदेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरे प्लांट की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। उसको बोलते हैं कैपेसिटी एक्सपांशन, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कैपेक्स करना। ओके, तो कोई भी सेक्टर आगे कैसे ग्रो करेगा वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना कैपेक्स हो रहा है, कोई भी सेगमेंट में, कोई भी बिजनेस में कितना कैपेसिटी एक्सपेंड हो रहा है। तो अगर ट्रांसफार्मर सेक्टर की बात करो और उसमें स्पेशली टारिल की बात करो तो उसमें मेजर कैपेक्स नहीं हुआ है। कैपेक्स का मतलब क्या कि मान लो कि नए प्लांट की मशीनरी खरीदनी या नई जमीन खरीदनी, तो इसमें कोई मेजर कैपेक्स हुआ नहीं है। मैं आपको ब्रीफली स्क्रीनर के अंदर जाके यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब भी कैपेक्स होता है तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी की जो फिक्स्ड असेट्स होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि फिक्स्ड असेट्स के अंदर क्या आता है? फिक्स्ड असेट्स के अंदर आता है कि लैंड आ जाती है, बिल्डिंग आ जाता है, प्लांट मशीनरी आ जाती है, और इसी सब चीजों से एंड प्रोडक्ट बनती है। तो जब भी कैपेक्स होता मतलब आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, या तो जमीन खरीद रहे हो, या तो नई बिल्डिंग खरीद रहे हो, या तो नए प्लांट की मशीनरी खरीद रहे हो। तो आप यहाँ पर आप फिक्स्ड एसेट्स देखोगे तो कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स जो है वो पिछले कुछ सालों में 2020 से लेके अभी तक उतने बड़े नहीं थे। सिर्फ 2024 से 2025 में एक डिसेंट कैपेक्स हुआ था, 144 से 250 करीबन 100 करोड़ का कैपेक्स हुआ था, पर कोई मेजर कैपेक्स हुआ नहीं है। तो यहाँ से क्या चीजें पता चलती है कि कंपनी के पास जो भी प्लांट मशीनरी थी वो प्लांट मशीनरी इतनी सफिशिएंट थी कि नई जो भी डिमांड आती थी ट्रांसफार्मर की वो उससे ही पूरा हो जाता था। तो कंपनी का सेल्स जो है, कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 2020 से लेके कितना हो गया, करीबन 700 करोड़ से लेके 2200 करोड़ हो गया। और उसके सामने कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट्स है वो उतनी तेजी से बढ़ी नहीं है। तो उसका मतलब यही दिखाता है कि कंपनी के पास ऑलरेडी जो लैंड के ऊपर बिल्डिंग थी, ऑलरेडी उसके अंदर जो प्लांट की मशीनरी थी, वो प्लांट की मशीनरी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रही थी पहले, कोविड के पहले। मतलब प्लांट की मशीनरी थी पर उसमें उतने ट्रांसफर बन नहीं पा रहे थे। तो वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि कंपनी को नए प्लांट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ कंपनी को क्या करना था, जो प्लांट ऑलरेडी है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाना था। ओके, तो कोई मेजर कैपेक्स नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में, 100 करोड़ के करीबन ही कैपेक्स हुआ है, पर वही एग्जिस्टिंग फैसिलिटी का यूटिलाइजेशन उन्होंने अच्छे से बढ़ाया है। ओके, 2024 से लेकर 25 में फिक्स्ड एसेट्स में जंप देखा गया है, मतलब अच्छा से बड़ा है, कैपेक्स हुआ है, तो उसका इंपैक्ट आने वाले टाइम में दिखेगा। पिछले 2-3 सालों में कंपनी थोड़ा एक्सपोर्ट पे भी फोकस कर रही है। ज्यादातर एक्सपोर्ट, इंडिया की कोई कंपनी ज्यादातर एक्सपोर्ट कहां पर कर पाएगी? ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में,
मिडल ईस्ट में, मेक्सिको, ऐसी कंट्रीज में ज्यादातर करके वो बल्क में सप्लाई कर पाएगी कि जो कंट्रीज है ना वो इंडिया से थोड़े कमजोर है, इकोनॉमिकली थोड़े कमजोर है, वहां पर कर पाएगी। क्योंकि आप एक बात समझो कि मैं बल्क में कोई भी ट्रांसपोर्ट की चीज यूरोपियन कंट्री में या यूएस में नहीं सेल कर पाऊंगा, क्योंकि वो लोग हमारे लीडर है, राइट? वहां से शुरुआत हुई थी। कोई भी टेक्नोलॉजी मोस्टली जर्मनी या यूएस या वहां से शुरुआत होती है, तो वहां पर ऑलरेडी ये चीज बनती है जो चीज यहाँ पर बन रही है। तो वहां की कोई क्लाइंट जो है वो इंडिया से चीजें नहीं मंगाएगा, राइट? तो इनका जो मेन फोकस रहता है कंपनी का, वो रहता है कि हम अफ्रीकन कंट्रीज को टारगेट करें जो इकोनॉमिकली थोड़े बैकवर्ड है, और इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, तो उसके चलते हमें वहां के गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो कंपनी ने, टारिल ने ट्राई किया है ये सेगमेंट में वो एक्सपोर्ट करे। ओके, एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू का 10 to 12% तक आज पहुंच चुका है करीबन, और आने वाले सालों में इसको बढ़ाने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आप समझो कि लोकल डिमांड तो बढ़ ही रही है, पर एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा तो कंपनी को एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा, एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। और एक्सपोर्ट के काफी बार मार्जिन जो होते हैं ना वो भी अच्छे खासे होते हैं, ज्यादा मार्जिन होते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अभी देखो, इस तरीके की कोई भी कंपनीज होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उसमें आपको जजमेंट लेने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि ऑर्डर बुक चेक करो। आपको मान लो कि फ्यूचर में चेक करना है कि ये कंपनी कैसे ग्रो करेगी और कैसा फ्यूचर रहेगा, तो आप ऑर्डर बुक चेक करो। ऑर्डर बुक एक बहुत आसान चीज है, राइट? ऑर्डर बुक मतलब कितने ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को, कितने करोड़ों के ऑर्डर्स मिले हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एनालिसिस किया। मैंने क्या किया कि कंपनी की हिस्टोरिकल ऑर्डर बुक का जो भी डेटा था ना, कौन से मंथ के कौन से साल के कौन से महीने में कितने करोड़ की ऑर्डर बुक थी कंपनी के पास, उसको पूरा लिस्ट डाउन किया 2022 से लेके 2025, क्योंकि मुझे चेक करना है ना कि पिछले सालों में ग्रोथ आया तो कैसे आया। ओके, तो मैंने चेक किया कि फरवरी 2022 में करीबन 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी कंपनी की, मतलब कंपनी के पास 1000 करोड़ के ट्रांसफॉर्मर के ऑर्डर्स पड़े थे, और वो बढ़ते 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 आज 5200 करोड़ की हो गई। और ये नंबर अभी अपडेट हो गया, क्योंकि आज या कल में ही नया नंबर आया है ऑर्डर बुक का। अभी 5500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। ओके, मतलब कंपनी को एक टाइम पे 1000 करोड़ के ऑर्डर मिलते थे और वो बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे हैं। तो ऑर्डर बुक को जब भी आपको जज करना हो, चेक करना हो, तो आपको किससे कंपेयर करना पड़ेगा? उस साल के रेवेन्यू से कंपेयर करना पड़ेगा कि ऑर्डर बुक 1000 करोड़ की है और उसके सामने वो साल में, मतलब इसके लेटेस्ट वाले रिजल्ट में कितना रेवेन्यू आया है, वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो उसका एक रेशियो होता है, ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू। ऑर्डर बुक कितनी है कंपनी की और उसको लेटेस्ट वाले रेवेन्यू के नंबर से आप डिवाइड करोगे तो एक रेशियो मिल जाएगा, ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू का नंबर। ये रेशियो बढ़ना चाहिए। अगर ये रेशियो बढ़ा, उसका मतलब क्या है कि ये रेशियो का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ओबी बढ़ रहा है रेवेन्यू के मुकाबले। मतलब रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है, पर रेवेन्यू जितना तेजी से बढ़ रहा है उससे भी ज्यादा तेजी से ऑर्डर बुक ग्रो हो रही है। तो उसका मतलब जो भी ऑर्डर ग्रो हो रहे हैं ना, ऑर्डर बुक जो ग्रो हो रही है, वो एक मेक श्योर कर रही है कि आने वाले सालों में, आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू आता रहेगा। तो ये एक ग्रोइंग कंपनी की निशानी है, ग्रोइंग कंपनी की निशानी है। मैंने जैसे बताया था कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो पिछले सालों में बढ़े हैं, पिछले सालों में अच्छे से बढ़े और पिछले रेगुलरली बढ़ते रहे। पर साथ ही साथ में कंपनी की ऑर्डर बुक भी ग्रो हो रही है। 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी 2022 में, वो आज 5500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और एवरी ईयर आप ईयर टू ईयर देखो, फरवरी 2022 में 1000 करोड़ थे, वहां से फरवरी 2023 में 44% का जंप। ऑर्डर बुक इतने परसेंट से बढ़ी थी, ऑर्डर बुक कितने परसेंट से बढ़ी थी, तो आप उसके हिसाब से एक एस्टिमेशन लगा सकते हो कि रेवेन्यू कितने परसेंट से बढ़ सकता है, राइट? फिर फरवरी 2023 से एक साल के बाद करीबन फरवरी 2024 तक 71% से ऑर्डर बुक ग्रो हुई थी। तो अकॉर्डिंगली उसके रेवेन्यू भी इस हिसाब से ग्रो होंगे। और 2024 से 2025 करीबन ऑर्डर बुक डबल हो गई ऑलमोस्ट। ओके, तो वो चीज के लेके भी आपको एक आइडिया लगेगा कि आने वाले टाइम में रेवेन्यू कैसे बढ़ सकते हैं। अभी सिंपल बात यह है कि गवर्नमेंट से, क्योंकि इसका मेन काम गवर्नमेंट वाला ही है, इसको कहाँ से काम मिलता है? पावर ग्रिड से काम मिलता है। पावर ग्रिड कंप्लीटली गवर्नमेंट का यूनिट है। और दूसरा, स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो स्टेट की, इंडिया में जितने भी स्टेट्स है उसकी ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है ना, वो प्राइवेट नहीं है, राइट? वो ज्यादातर करके गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई है। तो इसको मेजरली, इसका मेजर क्लाइंट कौन है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से जो भी कंपनी का धंधा चल रहा है ना, वहां पर एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होता है कि ऑर्डर कैंसिल होना। आज ऑर्डर गवर्नमेंट ने दिया है, कल जाके मान लो कि कोई दिक्कत हो गई, कल जाके मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसे मिलने वाले थे, वो पैसों की ग्रांट फिलहाल के लिए रुक गई, तो हो सकता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट ने टारिल को जो भी ऑर्डर दिया है वो कैंसिल कर दे।
तो हमेशा ही इस तरीके के बिजनेस होती है, वो हमेशा ही कंप्लीटली टाइम पर रेवेन्यू में कन्वर्ट हो, वो हमेशा जरूरी नहीं होता है, वो डीले हो सकता है। कि मान लो कि टारिल ने ऐसा बताया कि हमारा जो भी ऑर्डर है करीबन साल से 1.5 साल में पूरा हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें अगर कोई एक मेजर चंक अगर कैंसिल हो गया ना, तो उस साल का रेवेन्यू है, वो क्वार्टर का रेवेन्यू पूरे के पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और वो सीधा इंपैक्ट आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे दिखेगा। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इस तरीके की कंपनी ने जो मेनली ऑर्डर बुक बेस्ड आपको एनालिसिस मिलता है जिसमें, ओके। तो टारिल का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इस तरीके से था। उसके बाद एक ओवरऑल एनालिसिस करें तो ये लेटेस्ट रिजल्ट जो आया, लेटेस्ट रिजल्ट टारिल का कैसा आया वो एक बार देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट, सितंबर में जो क्वार्टरली रिजल्ट आया, ऑलमोस्ट स्टेगनेंट रिजल्ट आया है। नेट प्रॉफिट का ड्रॉप हुआ है, ओके। ईपीएस का भी ड्रॉप हुआ है। और आप एक बात समझो कि उसके चलते ही आप इसका लेटेस्ट वाला पिछले कुछ महीनों वाला चार्ट देख लेना, उसमें उतना मोमेंटम या तेजी नहीं दिखी है, उल्टा गिरावट दिखी, क्योंकि फिलहाल के लिए रेवेन्यू थोड़ा प्रेशर में है। क्यों इसके रेवेन्यू प्रेशर में हो सकते हैं? जैसे मैंने अभी बताया, कंपनी के पास ऑर्डर बुक तो बहुत बड़ी है, तो आपको लगेगा कि यार ऑर्डर बुक इतनी बड़ी है तो वो रेवेन्यू में क्यों नहीं दिख रहा है? तो इसलिए नहीं दिखता काफी बार क्योंकि वो गवर्नमेंट की साइड से वो डीले होते रहते हैं, काफी बार कुछ ऑर्डर कैंसिल होते रहते हैं, तो उसके चलते चीजें ऊपर नीचे होती है। जो ऑर्डर है गवर्नमेंट के, वो ऑर्डर है, हो सकता है कि काफी ऑर्डर्स 6 महीने की जगह 1 साल में पूरे हुए, 1 साल की जगह 1.5 साल में पूरे हुए, राइट। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 2023 से लेके 2025 तक करीबन 60 से 65% था, और कंपनी आने वाले टाइम में इसको बढ़ाएगी क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, करीबन 80% तक पहुंचेगा, ऐसा हमने देखा था, ओके, 2026 तक और आने वाले सालों में भी। चीजें क्या हुई है, रेवेन्यू जो पिछले सालों में जो कुछ बढ़ा है उसका कैसे हुआ कि कंपनी ने कैपेक्स नहीं किया। कंपनी के पास जो भी प्लांट था, कंपनी के पास जो भी लैंड थी, वो तो उतनी की उतनी ही थी, पर उतनी लैंड उतने प्लांट में ही कंपनी के रेवेन्यू बढ़े। तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज, कि कंपनी के पास फिक्स्ड असेट्स उतनी ही थी, पर उतनी फिक्स्ड असेट्स में रेवेन्यू स्प्रेड हो गया, उतने ही चीजों का इस्तेमाल करके रेवेन्यू बढ़ गया, तो आखिर में किस पे इंपैक्ट आएगा? इबिटा मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, कंपनी के मार्जिन बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कंपनी के मार्जिन बढ़े हुए आप यहाँ पर देख सकते हो, और जो भी कंपनी के मार्जिन बढ़ते हैं ना, उसको डेफिनेटली ग्रोथ मिलता ही मिलता है, वो प्राइस वाइज हो या ओवरऑल बिजनेस वाइज हो। 2019-20 की बात करें तो करीबन 7% के आसपास इनके ऑपरेटिंग मार्जिन थे, वो आज 16% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं इसमें दो तरीके की चीजें होती है, एक होता है कि कंपनी स्पेशल ट्रांसफॉर्मर भी बनाती है, कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री को कैटर करने वाले ट्रांसफॉर्मर भी बनाती है, तो उसमें भी हायर मार्जिन होते हैं। और दूसरा चीज की कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जहां से आता है पावर ट्रांसफॉर्मर, उसमें ऑपरेटिंग लीवरेज मिला है और उसके चलते ये आपको मार्जिन एक्सपेंशन दिखा है, ओके। दूसरा चीज, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि 2022 से 25 के दौरान डेट में क्या हुआ, कंपनी ने डेट ली थी, तो कंपनी के डेट में ये दौरान पीरियड के दौरान क्या हुआ, कंपनी के पास 2022 में करीबन 300 करोड़ की डेट थी, 2024 में 250 करोड़ हुआ, और ये थोड़ा कम हुआ, फिलहाल थोड़ा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर 2022 से लेकर 25 के दौरान डेट थोड़ा कम हुआ था। मतलब ये एक थोड़ी पॉजिटिव साइन मानी जाती है कि कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है तो अपने प्रॉफिट से थोड़ा वो डेट को रीपे करने के लिए लगाए, ठीक है। अभी फ्यूचर आउटलुक पे बात करते हैं। जैसे हमने ओवरऑल ट्रांसफर सेक्टर में बात करी थी कि पास्ट में पिछले 4-5 साल में ग्रोथ कैसा है, वो तो ठीक है, पर आने वाले टाइम में ओवरऑल ट्रांसफॉर्मर सेक्टर का ग्रोथ कैसा है, तो वहां से हमें पता लगा था कि ओवरऑल तो ग्रोथ बहुत सही है। सिमिलरली टारिल का ग्रोथ, अगर पूरा सेगमेंट पूरा सेक्टर ग्रो करेगा तो उसकी कंपनियां भी ग्रो करेगी, पर ओवरऑल टारिल ने अपने हिसाब से क्या चीजें बताई है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ओके। तो अभी एक दिन पहले ही इसका कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था, प्रमोटर ने मीडिया के सामने आके बातें करी थी, इन्होंने वहां पर बताया था कि लेटेस्ट ऑर्डर बुक सितंबर तक की जो ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, वो 5,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और वो अगले 15 से 18 महीनों के लिए स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। मतलब अगले 15 से 18 महीनों में ये धीरे धीरे करके रेवेन्यू में कन्वर्ट होता जाएगा, ऐसा प्रमोटर का कहना है। दूसरी एक बात जो प्रमोटर ने एक्सेप्ट करी थी, मैंने प्रमोटर के शब्द ही यहाँ पर उठा के रखी है कि हमने अपनी गलती से सीख लिया है, हम अब 16 to 18 महीने से ज्यादा एग्जीक्यूशन टाइम वाले ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं लेंगे। पास्ट में हो सकता है कि कंपनी ने क्या करा हो कि गवर्नमेंट के जो बड़े टेन्योर वाले ऑर्डर है कि भाई गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया
पर वो ऑर्डर इतना बड़ा है, या तो ऑर्डर का जो कंप्लीशन टाइम बहुत बड़ा है, 3 साल 4 साल का है, तो वहां से क्या होगा कि एक रेवेन्यू विजिबिलिटी भी थोड़ी डाइल्यूट हो जाएगी, थोड़ी खराब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इन्होंने क्या सीखा है कि 16 से 18 महीने, मतलब करीबन साल से 1.5 साल का जो एग्जीक्यूशन पीरियड वाले जो ऑर्डर्स हैं वही लेंगे, उससे ज्यादा वाले ऑर्डर्स नहीं लेंगे। ठीक है, अभी कंपनी करीबन 8,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है उनके पास ऑर्डर्स जो है वो लाइन में पड़े हैं, और ये वो ऑर्डर्स है कि जिसमें कंपनी के जीतने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये वो सेगमेंट है। आप समझो कि टारिल अगर गवर्नमेंट के कोई टेंडर के लिए बीडिंग करेगी, तो टारिल का कॉम्पिटिटर होगा या जो भी कॉम्पिटिटर होंगे वो सब एक साथ बिड करेंगे। अभी गवर्नमेंट बिडिंग में डिसाइड होगा कि किसको काम मिलना है। तो ये जो 5,500 करोड़ के जो ऑर्डर्स है वो तो फिक्स मिल चुके हैं टारिल को, पर करीबन 8,000 करोड़ के ऐसे ऑर्डर्स है कि जिसमें चांस बहुत ज्यादा है कि वो टारिल को मिलेंगे। राइट, ये बिडिंग प्रोसेस में आगे बढ़ी होगी बातें, और पोटेंशियल है ये कि मिलेंगे कंपनी को इसमें से ऑर्डर्स। और इसके अलावा भी करीबन 18,000 के ऑर्डर्स है, उसमें बातें चल रही है, निगोशिएशन चल रहा है। तो ये पूरा साइकिल है। आप समझो 18,000 करोड़ में से पहले ही 8,000 करोड़ के सेगमेंट में ऑर्डर्स आएंगे, इसमें से थोड़े एक एडवांस स्टेज पर आगे बढ़ेंगे, और ये 8,000 करोड़ में से फाइनलाइज होकर फिर ये 5,000 करोड़ की कैटेगरी में ऑर्डर्स जाते जाएंगे। तो आप एक बात समझो कि कंपनी के पास फ्यूचर के लिए भी अच्छा खासा ऑर्डर्स की बातें चल रही है। तो यहाँ से ये भी पता चलेगा कि कंपनी अभी भले कितना रेवेन्यू कर रही है, कंपनी अभी 2,200 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, पर कंपनी करीबन अपने करंट रेवेन्यू से 9 गुना प्रोजेक्ट के लिए, 9 गुना ऑर्डर्स के लिए फाइट कर रही है, कि 9 गुना ऑर्डर्स के लिए बातें कर रही है। उसका मतलब कि ओवरऑल सेगमेंट में इंडिया में डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा दिख रही है, क्योंकि ये ऑर्डर यहां से पता चलता है, ये नंबर से। ओके, दूसरी बात, कंपनी एक बहुत अच्छी चीज करने वाली है। कंपनी, आप एक बात समझो कि कंपनी ट्रांसफॉर्मर बनाती है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लगेंगे। अभी मान लो कि वो पार्ट्स उनको अलग अलग वेंडर से खरीदने पड़ेंगे, तो अलग अलग वेंडर अपना भाव लगाएगा, तो उस हिसाब से पूरा एक प्रोडक्ट का मार्जिन सेट होता है। अभी आप मान लो कि टारिल ऐसा सोचे कि भाई ट्रांसफॉर्मर बनाने में जो भी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है वो अगर हम खुद ही बनाना चालू कर दे, तो हमें जो वेंडर्स को पैसा देके खरीदना पड़ता है, तो वेंडर को तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना, क्योंकि वेंडर भी मुफ्त में काम थोड़ी करेगा। तो इसको कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसको कहते हैं कि अपने प्रोडक्ट के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो अगर मुझे अंदर ही मिल जाए, मेरे प्लांट से ही मिल जाए, तो मेरा टाइम भी बचेगा क्योंकि मेरे प्लांट में ही वो चीज बन रही है, मेरा पैसा भी बचेगा क्योंकि मैं खुद बना रहा हूं, तो मैं मार्जिन को कंट्रोल करूंगा, खर्चा कम से कम करूंगा, तो मुझे सस्ता पड़ेगा। तो ओवरऑल जो मेरी प्रोडक्ट के जो ओवरऑल मार्जिन होंगे वो वक्त के साथ साथ बेटर हो जाएंगे। तो कंपनी ये भी ट्राई कर रही है कि जो इंपॉर्टेंट कुछ रॉ मटेरियल्स है वो खुद बनाना चालू करे, और आने वाले टाइम में, मतलब 2027 के बाद ये चीज हो जाएगी। तो 2027 के बाद हो सकता है कि आपको अभी कंपनी के जो 16% मार्जिन आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पर, जो 16% जो मार्जिन है कंपनी के, वो 16% मार्जिन आने वाले टाइम में थोड़े बढ़ जाए, ये हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, अभी देखिए एक और चीज जो कंपनी ने बताई थी, कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू टारगेट दिया है। ये कंपनी का एक ड्रीम है कि कंपनी 2028-29 तक 1 बिलियन यूएस डॉलर की कंपनी बनना चाहती है। रेवेन्यू टारगेट है ये। अभी कंपनी 2,200 करोड़ कर रही है करीबन, और 1 बिलियन यूएस डॉलर को आप गूगल कर लीजिएगा, यूएस का रेट करीबन 85-88 जो भी चल रहा है, करीबन 8,500 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट ये लेके चल रही है। अभी हम 2025 के नवंबर में खड़े हैं, 2028-29 मतलब करीबन 3 साल आप पकड़ लो। 3 साल में कंपनी अपने रेवेन्यू को, अपना अभी जो का करंट जो रेवेन्यू उसको 4 गुना करने के ड्रीम्स देख रही है। अभी ये ड्रीम देखना उसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कंपनी ये कर ही लेगी। ये सिर्फ ऐसा दिखाता है कि कंपनी एकदम सुस्त वाली कंपनी नहीं है। कंपनी एकदम ऐसी नहीं है कि कंपनी के कोई फ्यूचर ड्रीम्स नहीं है। फ्यूचर ड्रीम्स होना अच्छी बात है क्योंकि उसके हिसाब से कंपनी मेहनत करेगी, राइट। क्योंकि ये बात आप एक समझो कि कंपनी ने ऑफिशियल लोगों के सामने ये चीज बता दी। अभी अगर ये चीज नहीं हुई ना, ये चीज के नजदीक भी नहीं पहुंचे ना, तो कंपनी का एकदम खराब हो जाएगा इमेज। इसकी वजह से कंपनी क्या करती है कि एक जो भी नंबर बताने की कोशिश करते हैं ना, वो नंबर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कंपनी को पता है कि हम थोड़े बहुत तो इसके नजदीक पहुंच ही जाएंगे, या तो अचीव हो जाएगा। नहीं अचीव हुआ, अगर मार्केट कंडीशन आने वाले सालों में खराब हो जाती है, ग्लोबल कंडीशन खराब हो जाती है, तो भी कहीं ना कहीं एक रियलिस्टिक नंबर ये होगा कहीं ना कहीं, तभी जाके प्रमोटर ने ये चीज बताई है।
ओके, रिसेंट के लिए प्रमोटर ने बोला है कि 16% के जो मार्जिन है जो पिछले साल कंपनी ने अचीव किए थे इबिटा मार्जिन, वो मेंटेन रहेंगे, सस्टेनेबल मार्जिन है, क्योंकि मार्जिन पहले 6-7% के मार्जिन थे, 6-7 में से 16% के मार्जिन पर पहुंची है गाड़ी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि ये मार्जिन कितना सस्टेनेबल है। आज तो 16% कर रही है, पर क्या फ्यूचर में भी कर पाएगी, क्योंकि पास्ट में कभी किया नहीं है। ओके, तो प्रमोटर ने ये बोला है कि ये मार्जिन सस्टेनेबल मार्जिन है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये मार्जिन रहेंगे मेंटेन, ठीक है, क्योंकि सेक्टर की डिमांड इतनी ज्यादा है। ये प्रमोटर का कहना है कि सेक्टर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि कोई भी नया कंपनी भी इसमें आ जाएगा ना, कल जाके मान लो कि टाटा ने बोला कि हम ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे, अदानी ने बोला कि हम ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे, तो कोई भी नया कंपनी भी इसमें आएगा तो भी डिमांड ही उतना ज्यादा है कि जितने नए ट्रांसफॉर्मर बनेंगे वो सब कंज्यूम हो जाएंगे, तो सब प्लेयर्स अकोमोडेट हो जाएंगे और उसके चलते मार्जिन में प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि डिमांड अच्छी रहेगी सेक्टर की, तो मार्जिन पे प्रेशर नहीं आएगा। ओके, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप एक बात समझो कि यहाँ पर आप चार्ट देखोगे या आप अगर न्यूज भी फॉलो करते हो तो थोड़े दिन पहले क्या हुआ कंपनी के साथ, थोड़े दिन पहले देखो ये कंपनी का देखो रिसेंटली बहुत बड़ा फॉल आया था, करीबन आई थिंक 20% का लोअर सर्किट लग गया था एक दिन पे, राइट। तो ये फॉल क्यों आया था? अभी चीजें क्या होती है पता है, मार्केट जो है ना वो बहुत सेंसिटिव होता है, कंपनी बहुत सेंसिटिव होती है, मतलब इन्वेस्टर को अगर एक भी नेगेटिव न्यूज सामने आ जाए ना तो वो अपना पैसा निकालने का शुरू करने लगते हैं। तो चीजें क्या हुई थी कि थोड़े दिन पहले एक न्यूज आर्टिकल आया था कि वर्ल्ड बैंक क्या होती है कि वर्ल्ड बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि वर्ल्ड बैंक जितने भी कंट्रीज है, बड़े बड़े कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है या तो अच्छे खासे डेवलपिंग कंट्रीज के लेवल पर भी है, वहां से ग्रांट लेके वो गरीब देशों की हेल्प करती है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, गरीब देश जो होते हैं ना उनकी हेल्प करती है, गरीब देशों के डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक पैसा देती है। ओके, तो वर्ल्ड बैंक क्या करती है कि उनको अफ्रीका में, नाइजीरिया में पावर इंफ्रा बिल्ड करना था, 2020 की बात है, और उस टाइम उनको ट्रांसफॉर्मर की जरूरत थी, तो उन्होंने टारिल से, वर्ल्ड बैंक ने टारिल से अपनी ये वाली कंपनी से ट्रांसफॉर्मर लिए होंगे, 70 ट्रांसफॉर्मर का एक ऑर्डर दिया था। ओके, चीजें क्या हुई, इसमें एक गड़बड़ हो गई, ऐसा न्यूज आर्टिकल में आया था। चीजें क्या हुई, इसमें गड़बड़ हो गई। अभी गड़बड़ कुछ भी हो सकती है इसमें, कोई कहीं ना कहीं वो वाले न्यूज थे, कोई ब्राइब वाले न्यूज थे, कहीं ना कहीं वो ठीक से ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ था, वो वाले न्यूज थे। और उसके चलते एक न्यूज आर्टिकल आया कुछ दिन पहले कि वर्ल्ड बैंक ने टारिल को अपने जो ऑथोराइज्ड वेंडर के लिस्ट होते हैं ना, कि जहां से वो प्रोडक्ट मंगाएगी, ऑर्डर करेगी, राइट, जहां से खरीदेगी, वो लिस्ट से डी बार कर दिया, मतलब वो लिस्ट से बाहर कर दिया, मतलब बैन कर दिया वो लिस्ट में से। ओके, उसके चलते क्या होगा कि बहुत नेगेटिव न्यूज है। किस सेंस में नेगेटिव न्यूज है, आप एक बात समझो, क्योंकि अगर वर्ल्ड बैंक जैसा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा स्टेप करेगा तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को लगेगा कि यार कंपनी के प्रोडक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत होगी तभी जाके वर्ल्ड बैंक ने ऐसा किया होगा। तो ये सर्कुलर आया था और उस सर्कुलर के बाद स्टॉक में लोअर सर्किट लग गई थी। और उसके बाद इमीडिएट नेक्स्ट डे क्या करा कि कंपनी ने एक उसके ऊपर एक प्रेस रिलीज दी, सर्कुलर दिया कि भाई ये ऐसा कुछ है नहीं, उन्होंने 2020 में जो भी ट्रांसफर लिए थे वर्ल्ड बैंक से, ये ऑर्डर कंप्लीटली 2022 में कंप्लीट हो चुका था, उसका 90% पेमेंट भी टाइम पर मिल चुका था। जो भी इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, मतलब 3 ट्रांसफॉर्मर डैमेज हो गए थे लॉजिस्टिक के दरमियान, मतलब यहाँ से भेजने के दौरान, तो उसको भी, उसका इंश्योरेंस क्लेम भी ठीक हो गया था, वो भी रिप्लेस हो गए थे, वो भी सब चीज हो गई थी। और उसके चलते क्या हुआ कि एक और नोटिस आया कि गवर्नमेंट, ये वर्ल्ड बैंक ने उसको उससे वो कर दिया कि मतलब अभी उतना वो टेंशन वाली बात नहीं, मतलब एक बार ये क्लेरिफिकेशन आ गया प्रमोटर की ओर से, तो उसके बाद वापस से स्टॉक में रिकवरी दिखी थी और उसके बाद वापस एक अपर सर्किट लग के स्टॉक का प्राइस थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था। एक और चीज आई थी, अभी एक बात आप समझो कि ये जो भी चीज हुई थी वर्ल्ड बैंक के साथ, जो भी चीज हुई थी वो कब हुई थी, 2020 में हुई थी। कंपनी का ये कहना है कि अभी फिलहाल ऑनगोइंग कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो वर्ल्ड बैंक फंडेड हो, मतलब वर्ल्ड बैंक ने कोई भी ट्रांसफर का ऑर्डर अभी फिलहाल दिया नहीं है कंपनी को, या तो कंपनी वर्ल्ड बैंक के लिए कोई फुलफिल कर रही हो। तो ये न्यूज कुछ भी हो जाए, कल जाके वर्ल्ड बैंक ने कुछ बोला हो, पर कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कहां से आती है, इंडिया के लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डर से आती है। तो जब तक इंडिया के गवर्नमेंट का भरोसा बना रहेगा तब तक कंपनी को ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, और कंपनी की ऑर्डर बुक को देखते हुए और ओवरऑल कंपनी की इमेज को देखते हुए ये चीज जो है ना, ये उतना डेंट नहीं कर पाएगी
ऐसा ओवरऑल चीजें लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो एक चीज था, इश्यू था, बाकी ओवरऑल कंपनी के साथ रीसेंट क्वार्टर्स थोड़ा प्रेशर में है। ओवरऑल आप स्टॉक प्राइसेस देखोगे तो उसके चलते ही प्राइसेस अभी ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। पर एक फ्यूचर ओवरऑल देखा जाए ना, कंपनी अभी जो मेहनत कर रही है वो मेहनत का फल उनको 2027 से मिलने लगेगा, जो कंपनी अपना इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल खुद बनाना चालू कर देगी। दूसरी बात की कंपनी के पास जो भी ऑर्डर बुक्स है वो ऑर्डर बुक्स 12 से, अभी तो 12 से 18 महीने में कंप्लीट होने का इन्होंने बोला है, तो धीरे धीरे करके फुलफिल होने लगेंगे। बस अभी ये देखना है कि कोई ऑर्डर कैंसिल ना हो, वो चेक करते रहना है, चीजों को चेक करते रहना है, राइट। अगर सब कुछ चीजें प्रॉपरली चली तो यहाँ से एक और ग्रोथ की जर्नी साइकिल चालू हो सकती है, क्योंकि इंडिया में ट्रांसफॉर्मर का ग्रोथ जो भी आ चुका है पिछले 4-5 साल में, वो ग्रोथ कुछ भी नहीं था। आने वाले सालों में और भी बहुत ग्रोथ बचा है, और उसके चलते जितनी भी ट्रांसफॉर्मर की कंपनीज है उसको ये ग्रोथ में हिस्सेदारी मिलेगी। ठीक है, तो ओवरऑल इंडिया के ट्रांसफॉर्मर सेक्टर के लिए मेन चीजें यही थी। आई होप आप सब लोगों को चीजें पसंद आई होगी। आप इस पे एक बार स्टडी करिएगा और उसके हिसाब से आपका भी नॉलेज बढ़ेगा।